नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, फुल एक्शन में आ गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अपने ही नेताओं को वीआईपी कल्चर से दूर रहने की दे डाली कड़ी चेतावनी। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अब बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को विधायक दल की पहली बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। अब से विधायकों और अधिकारियों को कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में विधायकों अधिकारियों को भी आम नागरिकों की तरह ही पैसे देने होंगे। आम नागरिकों की तरह ही हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में सुविधाएं मिलेंगी। विधायकों के परिजनों पर भी यह फैसला लागू होगा। बैठक में यह भी संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर फैसला होगा। इसके साथ ही सभी वादों को भी जल्द धरातल पर उतारने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और नए मंत्रियों को दी बधाई। बोले गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी ये टीम। ये आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र पटेल को पीएम मोदी ने बधाई दी। भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का यह लगातार दूसरा कार्यकाल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भूपेंद्र पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली है। ये एक ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अगली बड़ी खबर, भारत और चीन के सैनिकों में हो गई तगड़ी झड़प। इंडियन आर्मी ने 300 चीनी जवानों को खदेड़ा, 6 भारतीय सैनिक हो गए घायल। ये आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में तगड़ी झड़प हो गई। इस घटना में दोनों देशों के सैनिक घायल हो गए। ये घटना तवांग सेक्टर के यंगस्टे में हुई है। रिपोर्ट के अनुसार तवांग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी LAC तक पहुंचना चाह रही थी। चीनी सैनिकों के इस कदम का वहां पर तैनात भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और ताकत के साथ विरोध किया। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच में तगड़ी झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों देशों की सेनाओं के कुछ जवान जख्मी हो गए। हालांकि भारत के जवानों ने LAC तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। सेना के सूत्रों के अनुसार इस झड़प में भारत से ज्यादा चीन के जवान जख्मी हुए हैं। अगली बड़ी खबर, भारत और चीन सेना की झड़प पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा ढुलमुल रवैया छोड़ें। असदुद्दीन ओवैसी और केजरीवाल ने भी साधा निशाना। ये आपको बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच में एक बार फिर से तगड़ी झड़प हो गई। हालिया झड़प पर कांग्रेस और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच में झड़प की खबर है। वक्त आ गया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सीमा पर चीन की हरकतें पूरे तरीके से अस्वीकार्य हैं। पिछले 2 साल से हम बार-बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि चमकाने में लगी है और बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इससे चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी वक्त चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। पीएम मोदी का कमजोर राजनीतिक नेतृत्व ही चीन के खिलाफ इस अपमान का कारण बना है। संसद में इस पर तत्काल चर्चा की जरूरत है। ओवैसी ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश करूंगा। आपको बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हुई झड़प पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे जवान देश की शान हैं। उनके शौर्य को मैं सलाम करता हूं और ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अगली बड़ी खबर, संसद में बीजेपी पर जमकर भड़के संजय सिंह। बोले तानाशाही से देश चलाना है तो सभी को जेल में डाल दीजिए। ये आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शून्यकाल में विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला उठाया। इससे पहले चर्चा के लिए दिए गए नोटिस में आम आदमी पार्टी सांसद ने दिल्ली MCD चुनाव में जीते हुए आम आदमी पार्टी के पार्षदों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने नोटिस में कहा कि MCD में आम आदमी पार्टी के पार्षदों को शिकार बनाने की असफल कोशिश की जा रही है। संसद में चर्चा के दौरान संजय सिंह ने जैसे ही अपना वक्तव्य शुरू किया, हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि क्या ये सरकार का चरित्र है, ना बाहर बोलने देते हैं और ना यहां अंदर संसद में बोलने देते हैं। आगे संजय सिंह ने कहा कि ये एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए पिछले 8 वर्षों में विपक्ष के नेताओं पर 3000 छापे मारे गए हैं और मात्र 23 लोगों को दोषी ठहरा पाए हैं। सदन में मौजूद सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के सवाल पर ही ये जवाब
जवाब सरकार द्वारा दिया गया है। संसद में संजय सिंह के वक्तव्य के दौरान लगातार हंगामा होता रहा। संजय सिंह ने सदन में पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ एजेंसियां चुप क्यों रहती हैं। मेरा सवाल यह है कि ईडी और सीबीआई लुटेरे नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, रेड्डी ब्रदर्स, येदुरप्पा, व्यापम घोटाले पर कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आगे संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे छापेमारी की गई, अरविंद केजरीवाल के घर छापेमारी की गई, सत्येंद्र जैन को भी जेल में रखा हुआ है, सारे मंत्रियों पर छापेमारी की गई। अगर दादागिरी और तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं तो सभी को जेल में डाल दीजिए। अगली बड़ी खबर, सीबीआई पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा भाजपा की कमियां बताने वालों पर होता है एजेंसियों का हमला। यह आपको बता दें कि सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेत्री कविता से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की गई। इसके बाद सोमवार को उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा की विफलताओं को उजागर करते हैं उन पर हमला किया जा रहा है। तेलंगाना जागृति राज्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया का एक वर्ग चौथा स्तंभ नहीं, एक निजी संपत्ति बन गया है। सुनियोजित तरीके से जो कोई भी भाजपा की विफलताओं को उजागर करता है उन पर हमला किया जा रहा है, उनका सीबीआई के द्वारा चरित्र हनन किया जाता है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वे मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हो गई तगड़ी बगावत। जेपी नड्डा से मध्य प्रदेश में बदलाव की उठी मांग, गुजरात का दिया हवाला। यह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेटर लिखकर प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर बड़े स्तर पर फेरबदल का सुझाव दिया है। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए सरकार और संगठन में बदलाव की मांग की गई है। गुजरात में भाजपा ने पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनकी पूरी मंत्रिमंडल को बदल डाला था। इसके बाद भूपेंद्र पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी अगुवाई में इस बार पार्टी ने लगातार 7वीं बार रिकॉर्ड सीटों के साथ सरकार बनाने में सफलता पाई है। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी अध्यक्ष को भेजे लेटर में कहा कि मैं आपको गुजरात में शानदार और ऐतिहासिक जीत पर बधाई देना चाहता हूं। साथ में मेरे जैसे कार्यकर्ता और पार्टी के शुभचिंतक की एक अपील भी है कि मध्य प्रदेश में भी अगले साल सरकार बने। त्रिपाठी ने लेटर में आगे लिखा कि इसके लिए कार्यकर्ता चाहते हैं कि सरकार और संगठन को पूरे तरीके से बदल दिया जाए ताकि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करके नई शुरुआत की जा सके। नए लोग सरकार और संगठन के बीच में नई कार्यशैली लाएंगे जो कि बहुमत से सरकार गठन का रास्ता साफ होगा। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में शिवराज के बदलने की मांग तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने उठाई बड़ी मांग। कहा 2-2 हजार रुपए के नोट बंद कर दे सरकार। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने राज्यसभा में सोमवार को दावा किया है कि 2-2 हजार रुपए के नोटों का आपराधिक गतिविधियों व अवैध व्यापार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से तुरंत बंद कर देना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बाजार में गुलाबी रंग के 2-2 हजार रुपए के नोटों का दर्शन अब दुर्लभ हो गया है, एटीएम से नहीं निकल रहा है और अफवाह है कि ये अब वैध नहीं रहा। उन्होंने सरकार से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि सरकार ने कुछ दिनों के बाद उनके स्थान पर 500 रुपए और 2-2 हजार रुपए के नए नोट जारी कर दिए थे। भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि पिछले 3 वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2-2 हजार रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है और बड़ी संख्या में 2-2 हजार रुपए के नकली नोट जब्त भी किए जा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों ने 2-2 हजार रुपए के नोटों की जमाखोरी कर रखी है, इसीलिए संसद में सुशील कुमार मोदी ने 2-2 हजार रुपए के नोटों को बंद करने की मांग उठाई है। आपका क्या मानना है, क्या 2-2 हजार रुपए के नोट बंद कर देने चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाई कोर्ट ने लगा दी रोक। ओबीसी रिजर्वेशन का फंस गया पेच। यह आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाई कोर्ट ने मंगलवार तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा आज पेश किया जाएगा। इसके बाद मामले की सुनवाई होगी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2 से 3 दिनों के भीतर नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जा सकती है।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का किया गया बड़ा ऐलान, कहा बिहार को चाहिए बिहारी पीएम, विपक्षी दलों से की गई अपील। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव और विपक्ष के प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, जैसे गुजरात के लोग और बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, उसी तरीके से बिहार की जनता और संपूर्ण नीतीश जी को देश का पीएम बनाना चाहती है। आपको बता दें कि जगदानंद ने एक उदाहरण से यह भी समझाया कि कैसे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के पास में लोकसभा में 10 से 15 सीटें हैं, लेकिन बिहार के पास में 40 सीट हैं, करीब 3 गुना ज्यादा हैं। ऐसे में हमारे राज्य का व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि अब विपक्षी पार्टियों को तय करना है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेंगे। बिहार से नीतीश कुमार ही चेहरा हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जोड़ो यात्रा जैसी लगने लगी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। आपको बता दें कि राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अशोक गहलोत और सचिन पायलट जोड़ो यात्रा जैसी दिखने लगी है। राहुल गांधी यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से लेकर अब तक इस मुहिम में जुटे हैं कि कैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव कम कर दोनों को साथ लाया जा सके। राहुल गांधी ने इसकी कोशिश यात्रा के 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करते ही कर दी थी। उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट का हाथ पकड़कर आदिवासियों के साथ में डांस करवाया। फिर दोनों को रोजाना यात्रा की शुरुआत के वक्त से ही साथ लेकर चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के रात्रि विश्राम के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ में मौजूद रहते हैं। रविवार को हिमाचल में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी दोनों को एक ही प्लेन से ले गए और वापस एक साथ दिल्ली चार्टर से ही लौटे। राहुल गांधी की यात्रा सोमवार को गुर्जर, मीणा, बाहुल्य, सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी ये कोशिश भी कर रहे हैं कि दोनों ही गुट के नेताओं को साथ चलने का मौका मिले। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दिया बड़ा आदेश। कहा अग्निपथ योजना स्वैच्छिक है, जिन्हें इससे दिक्कत है वो इसमें शामिल न हो। ये आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को कड़ी चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से सोमवार को सवाल किया कि उनके किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है और कहा कि ये स्वैच्छिक है तथा जिन लोगों को इससे कोई भी समस्या है उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि भर्ती के लिए अग्निपथ योजना थल सेना, नौसेना और वायु सेना के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई है और न्यायाधीश सैन्य विशेषज्ञ नहीं हैं। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना स्वैच्छिक है, जिन्हें इससे दिक्कत है वो इसमें शामिल न हो। अगली बड़ी खबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले सदन में जाति और धर्म को लेकर आए तो होगी कड़ी कार्रवाई। ये आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान सरकार और विपक्ष में खूब नोकझोंक होती दिख रही है। इसी तरीके का नजारा सोमवार 12 दिसंबर 2022 को भी देखने को मिला, जब कांग्रेस के एक सांसद ने निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने भाषण में जाति आधारित टिप्पणी की है। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को सदन में किसी भी जाति और धर्म का उल्लेख न करने की कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद ए रेवंत रेड्डी ने खुद से संबंधित सामाजिक वर्ग का उल्लेख करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर आपत्ति जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने जाति और धर्म के आधार पर सदस्यों को लोकसभा के लिए नहीं चुना है। अगर वो जाति और धर्म को लेकर चर्चा करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, सिर्फ हिमाचल ही नहीं, गुटबाजी कहीं कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी न डुबो दे बीजेपी की लुटिया। ये आपको बता दें कि गुजरात में बम्पर जीत के बावजूद हिमाचल की हार ने बीजेपी की जीत के जश्न को फीका कर दिया। पहाड़ी राज्य में सत्ता गंवाने के बाद भगवा पार्टी हार की समीक्षा में जुटी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक संगठन में गुटबाजी की वजह से बीजेपी सत्ता से दूर रह गई। हमीरपुर समेत कई जिलों में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव परिणाम आने के बाद अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ में हार को लेकर बड़ी चर्चा की। केंद्र में मजबूत सरकार होने के बावजूद राज्यों में आंतरिक गुटबाजी ने अब पार्टी हाईकमान को टेंशन में डाल दिया है। बीजेपी समय रहते अगर गुटबाजी पर रोक नहीं लगा पाई तो अगले साल कई राज्यों में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव से पहले बीजेपी ने कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गुटबाजी को खत्म नहीं किया तो हिमाचल की तरह यहां भी बीजेपी की लुटिया डूबना तय है।
अगली बड़ी खबर, गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार में 6 नए चेहरे, 7 मिनिस्टर रिपीट, मोदी और रूपानी सरकार के मंत्रियों को भी मिला मौका। ये आपको बता दें कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार का गठन हो गया है। पटेल ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही 16 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें कई नए चेहरे हैं तो कई अनुभवी भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही जाति, समाज और क्षेत्र का भी खास ध्यान रखा गया है। हालांकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले चर्चित युवा चेहरे अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल को फिलहाल मौका नहीं मिला है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और अपने मोबाइल पर मैसेज पाने के लिए घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।